कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों, ताजरों और आवारागर्दों को मेरी जानब से सलाम पहुँचे। मैंने आवारागर्द इसलिए शामिल किया है कि यही वो रास्ते हैं जिन पर किस्मत आजमाने के लिए लोग जाते हैं, नई नई बस्तियाँ दरियाफ्त करने के लिए जाते हैं, और उनमें मार्को पोलो भी था। कई लोग जाते हैं कि कुबलाई ख़ान का वो जो खंडर हो चुका महल है ज़ेनाडो, उसकी तलाश में निकलते हैं। तो आप सबको मेरा सलाम और माज़रत ये, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था कि तकला मकान में वो शदीद आया हुआ था तूफ़ान रेत का, और वो रेत बहुत जहरीली थी और तमाम रास्ते अट गए थे। आज मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि एक अहलकार आया है और उसने इस खबर दी है कि रास्ते तमाम साफ़ हो गए हैं, वो तूफ़ान थम चुका है और कारवां जो हैं वो अब उस रोड पर या उस रास्ते पर सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको यकीन ना आए, क्योंकि ज़ाहिर है कि कई लोग शक शुबे में गिरफ़्तार हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम कारवान लेके निकलें और वो तूफ़ान अभी जारी हो, तो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए, यानी उसके ऊपर मुकम्मल जो है अपना एतबार करने के लिए मैं एक सजेशन देता हूँ। आप अस्तबल में चले जाइए और आप देखिए कि जो वो घोड़े हैं आपके, वो हिनहिना रहे होंगे, वो बेचैन होंगे। उनके आप सुन देखें, उनमें एक बेचैनी होगी। इसी तरह जो ऊँट हैं वो भी बेचैन होंगे, बिलबिला रहे होंगे, क्योंकि जानवरों को सबसे पहले मौसम की बेहतरी की खबर हो जाती है। वो जान जाते हैं कि ये वो मौसम आए हैं जिनमें हम सफ़र कर सकते हैं। और ये हिस्स जो है ये इंसानों में भी होती है। मौसम बदलता है, रुत गदराती, गर्म मौसम आ जाते हैं तो पहाड़ों के ख्वाब आने लगते हैं, चश्मे रवां हो जाते हैं। कहा जाता है कि बर्फ़ों में पहला स्ट्रॉबेरी का फूल खिल रहा है, तो इंसान भी बेचैन होने लगते हैं। तो आप मेरी बात का एतबार कीजिए, मौसम बदल चुके हैं, रेत का तूफ़ान थम चुका है, आप सफ़र के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पेशतर ये जो दास्तान मैंने शुरू की थी घराना रंग की मौसीकी के हवाले से, इसको मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ, वो आप सुन जाइए। घराना रंग के बारे में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि पीटीवी का एक प्रोग्राम था जिसमें मुख्तलिफ जो बहुत बड़े घराने हैं गायकी के, उनके हवाले से तवील प्रोग्राम, ताकि वो आर्काइव में शामिल किए जा सकें, रिकॉर्ड किए जाने थे। उनमें पहला प्रोग्राम मैंने किया, सारे प्रोग्राम मैंने ही करने थे। बहरहाल वो शाम 84 के घराने का था पहला प्रोग्राम, और इस सिलसिले में उस्ताद फ़तेह अली ख़ान के बारे में मैंने गुफ्तगू की, अमानत अली ख़ान के बारे में गुफ्तगू की। अब उससे आगे जो इनका घराना चलता है उसका तज़किरा भी बाहर सूरत होना चाहिए, और इनमें बहुत प्रोमिनेंट थे असद अमानत अली ख़ान। अमानत अली ख़ान के बेटे थे, उन्होंने गाया वही गाना जिसकी वजह से अमानत बहुत मशहूर हुए, इंशा जी उठो अब कूच करो। अब उनकी आवाज़ खासी मिलती थी अमानत अली ख़ान के साथ, रेंज भी था और लोगों के दिल में उदासी भी थी, वो हिट हो गए। उसके बाद बहुत दराज का, खूबसूरत और बहुत खिलंडरे किस्म के नौजवान थे। उनका एक और गाना बहुत हिट हुआ और वो था उमरा लंगियाँ पब्बां पार, फरीद का, और वो तकरीबन हर महफ़िल में गाते थे। अब हुआ ये कि एक महफ़िल में हम दोनों इकट्ठे हो गए और मैं हस्बे मामूल मेज़बानी कर रहा था, असद ने गाना गाना था, और वो प्राइवेट कोई महफ़िल थी बहुत बड़ी। तो उसमें आगाज़ में मैंने असद से कहा, यार असद, बात ये है कि ये जो हिट गाने होते हैं ना सबके, उनसे मैं बहुत चिढ़ता हूँ। और वाकई ख़वातीनो हज़रात, ऐसा है कि तकरीबन हर गुलूकार, बहुत एक दो गुलूकार होते हैं जो दो चार नगमों की वजह से मशहूर नहीं होते, उनके पास बहुत रेंज होता है, मेहदी हसन, नूरजहाँ वगैरह। लेकिन बेशतर जो गुलूकार होते हैं ना, वो दो तीन नगमे ख़ास होते हैं, उनकी फरमाइश भी होती है, वो ही गाते रहते हैं, और हम जैसे जो लोग हैं हम थोड़े से बेजार हो जाते हैं वही सुन सुन के। तो मैंने कहा, ख़बरदार, तुमने वो उमरा लंगियाँ पब्बां पार गाया इस महफ़िल में। कहता था साहब ठीक है, आप कहते हैं तो मैं नहीं गाऊँगा, तो मैं और कोई आइटम, मैंने कहा कोई गज़ल गाओ, कोई नई आइटम गाओ। तो दो तीन उसने गाई, और उसके बाद ऑडियंस में से शोर मच गया कि उमरा लंगियाँ पब्बां पार।
असद कहने लगा अब बताएं अब मैं क्या करूं। बुनियादी तौर पे ये होता है कि भाई जो क्राउड बैठा होता है ना उसमें चंद एक लोग ही समझ सकते हैं मौसीकी को, और बाकी ये साबित करने के लिए कि हम मौसीकी को बहुत समझते हैं, उनको एक आध ही वही याद होता है तो वो बार बार फरमाइश करते हैं कि जी वो सुना दीजिए। चुनांचे उसने सुनाया। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस कोई ऐसे मामलात हुए कि वो ज़्यादा देर हमारे साथ ना रहा, फौत हो गया। अच्छा, इसी ख़ानदान के शफ़क़त अमानत अली ख़ान, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इन लोगों में रवायत है कि किसी एक को अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया जाता। जैसे अब मैं डेफिनेट तो नहीं हूँ क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड तो चीज़ें नहीं होती, महसूसात होती हैं या कुछ लोग उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं कि ग़ुलाम अली को चुना गया जबकि हुसैन बख्श गुल्लू भी बहुत अच्छा गाने वाले थे। इसी तरह मेरा ख़्याल है कि असद को चुना गया और शफ़क़त को नहीं चुना गया, या शफ़क़त के अपने कोई मामलात थे। लेकिन शफ़क़त जब आए हैं तो ख़ासी उम्र रसीदा थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ गाया है वो इतना असरअंगेज़ है। मसलन उनके जो 2-3 गाने हैं, मसलन मुझे तो बहुत पसंद है वो मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल या आंखों के सागर वगैरह। तो मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल तो फैल नियाज़ी ने भी गाया और बहुत सारे लोगों ने भी गाया, लेकिन जो क्लासिक रचाओ शफ़क़त की आवाज़ में, मैं समझता हूँ कि पूरे घराने में अगर अब कोई नुमाइंदा गुलकार है तो शफ़क़त है। और एक उनकी और खूबी शफ़क़त की, मैं उनसे कभी नहीं मिला या शायद मिला हूँ तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनकी एक खूबी ये है कि बग़ैर साज़ को कभी, बग़ैर साज़ के उन्हें सुनिए कभी, वो उतने ही सुरीले रहते हैं। उनकी आवाज़ की जो बुलंदी है सुर में रहते हुए और क्लासिक सुर में रहते हुए वो उतनी ही असरअंगेज़ है। तो मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। अच्छा, शाम 84 घराने की जो क्लासिकी रवायत है उसके अमीन उस्ताद हामिद अली ख़ान, और बहुत पावरफुल गाने वाले हैं, आप यकीनन आगाह होंगे उनसे। शफ़क़त जहाँ पे गायकी के एक ख़ास उसका जो है तरीक़ा, उसके नुमाइंदे हैं, तो क्लासिकी में जो उस्तादी है, जो बड़ापन है, वो हामिद अली ख़ान में आया है। मुतअद्दिद महफ़िलों में मैंने उनको सुना, और उनके यहाँ भी जो है रचाओ क्लासिकी का वो रश्क अंगेज़। एक दफ़ा ऐसे ही एक महफ़िल में, और मैं अक्सर पूछता हूँ कि आपको कहाँ लुत्फ़ आया गाने का, तो उन्होंने भी 2-3 जगहों का नाम लिए। उसमें एक हैदराबाद था, लाहौर था, जलालपुर था, और तारड़ों के कोई 1-2 गांव थे या शहर थे, बनी के शायद। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि ये तारड़ हज़रात मेरे अलावा सब बहुत गुनी किस्म के हैं, अजीब व गरीब गुण है वैसे उनमें। तो उनमें एक मौसीकी भी है। ब्रिगेडियर उस्मान तारड़ हुआ करते थे और उनके पास इतना नॉलेज था क्लासिकी का कि मतलब एक दफ़ा मुझे फ़ोन किया उन्होंने, कहने लगे जी चौधरी साहब आ जाएं घर में। मैंने कहा क्या हुआ है? कोई मौसीकी आपको सुनवानी है। हम चले गए। अब गए हैं तो वो भावलपुर से आए हुए थे सारंगी नवाज़, वो 2 घंटे बजाते रहे। अब हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ब्रिगेडियर साहब बहुत झूम रहे थे। इसी तरह उस्ताद फ़तेह अली ख़ान है जो बहुत उस निस्बत से बहुत कम मशहूर हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़े उस्ताद हैं क्लासिकी के, हैदराबाद। वो कहलाते ही उस्ताद फ़तेह अली ख़ान हैदराबादी। वो बाकायदा ब्रिगेडियर उस्मान को सुनाकर उनसे तस्हीह करवाते थे कि मैं दुरुस्त गा रहा हूँ या नहीं गा रहा। तो हामिद अली ख़ान की भी मुख्तलिफ़ नग़मे हैं, उनमें क्लासिकी भी हैं, लेकिन उनमें वो बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर गाना है, जब आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे। एक मुसन्नफ़ हैं, उनका नाम है विक्रम सेठ। उन्होंने एक बहुत ज़ख़ीम नावल लिखा और सूटेबल बॉय, वो मैंने पढ़ा। उसमें अपने फूफियों ताइयों के जो दिन रात हैं, जो भी उठती बैठती हैं, उनको बयान किया। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था कि हमारे आसपास वही कुछ होता रहता है,
लेकिन वेस्ट में वो बहुत पॉपुलर हुआ, मुझे वो पसंद ना आया। लेकिन उनकी एक छोटी सी किताब आई, उसका नाम था ऑफ इक्वल म्यूज़िक। अब उसमें एक तो कोई इंडियन या पाकिस्तानी कैरेक्टर नहीं था, सब जो थे वो गोरे थे। लेकिन उसमें अहम बात यह है कि जो मेन मौजू था वो थी मौसीकी, और मौसीकी भी चेंबर मौसीकी, चेंबर म्यूज़िक। अब शायद आप पहली मरतबा चेंबर म्यूज़िक की बात सुन रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा तो इल्म नहीं है, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि उनकी जो क्लासिकी मौसीकी है उससे आगे जो बहुत ही क्लासिकी है, यानी ओपेरा से भी आगे, वो चेंबर मौसीकी कहलाती है। और उसमें एक साहब हैं, वो बड़ा सारा एक पता नहीं क्या साज वो यूं बजा रहे होते हैं, एक और बजा रहे होते हैं, और लगता है कि ऊँग रहे हैं और ऑडियंस भी ऊँग रहे हैं। हमारी तो पल्ले नहीं पड़ता कि लोग क्यों सुनते हैं। लेकिन उस नावल का कमाल ये था कि जिस तरह उसने डिस्क्राइब किया चेंबर म्यूज़िक का, मैंने भी सुनना शुरू कर दिया और इन्जॉय करना शुरू कर दिया। सलामत अली ख़ान, मैं समझता हूँ कि वो भी एक लिहाज से चेंबर मौसीकी जो है, जो क्लासिक से भी आगे की मौसीकी है, उसमें ऐसे उस्ताद हैं कि जब वो गाना शुरू कर देते तो हम जैसे भी उस मौसीकी को समझने लगते। अब मैं उनकी तौसीफ़ क्या करूँगा, वो तो माहिर जो मौसीकी होते हैं वो करें, क्योंकि मौसीकी की जो डिक्शनरी में जितने राग हैं, सुर हैं, आलाप हैं, वो सब के सब सलामत अली ख़ान में। और सलामत अली ख़ान जो हैं, जिनको कहा जाता है पेंटर्स पेंटर या राइटर्स राइटर, इसी तरह वो म्यूज़िशंस म्यूज़िशियन हैं, यानी उस्तादों के उस्ताद हैं। उस्ताद नुसरत अली फ़तेह ख़ान के फेवरेट बड़े बड़े जितने लोग हैं वो उस्ताद सलामत अली ख़ान को सुनते, नहायत ही सादा तबीयत के शख्स। और वाकई ये मुझे एक प्रॉब्लम होती थी, 4-5 प्रोग्राम उनके साथ मैंने किए कि जब वो गाते थे तो मैं इतना मगन हो जाता था उनको सुनने में कि टाइम्स आइटम ख़त्म हो जाता था और मैं बैठा होता था और एकदम मुझे एहसास होता था कि मैं मेज़बान हूँ, मुझे आगे बात कर। ये उनका सहर था। अच्छा, एक प्रोग्राम में मैंने उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा कि ये आफ्ताब मौसीकी हैं। अब हम लोग तो इस तरह की बातें करते ही रहते, मैं भूल भाल गया। तो एक और प्रोग्राम था प्राइड शो, जिसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले जितने लोग थे उनको मैं इंटरव्यू करता था। उसमें बहुत सारे लोग आए, उसमें उस्ताद सलामत अली ख़ान भी आए, उन्होंने भी गुफ्तगू की। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, आपको सरकारी जो एजाज़ मिला है तो ये बहुत देर में मिला है, और आप क्या समझते हैं, पहले मिलना चाहिए था या नहीं? तो कहने लगे कि आपने मुझे एक दफ़ा एजाज़ दिया था आफ्ताब मौसीकी का, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एजाज़ था। मैं जिस महफ़िल में गया हूँ तो मैंने यही कहा है कि ताज साहब ने मेरे बारे में ये अल्फाज कहे हैं। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा इसलिए हुआ कि बड़े भोले भाले लोग हैं, हम तो रवा रवी में ऐसी बातें करते ही रहते हैं। लेकिन उन्होंने इस एजाज़ को या इस वो जो मैंने कहा उन्हें आफ्ताब मौसीकी, उसको कबूल किया, और जब भी कोई प्रोग्राम किया सबसे पहले उन्होंने इसी का तज़किरा किया। अच्छा, एक अफवाह सी थी, और आई एम श्योर कि उसमें किसी हद तक हकीकत होगी। जिस तरह जितनी मिथ्स होती हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं कोई हकीकत का एलिमेंट होता है, अदरवाइज़ वो मिथ्स जन्म नहीं लेती। मिथ्स के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो वो मिथ कह लें या अफवाह ये थी कि लता मंगेशकर साहिबा उनसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, और ये मुमकिन भी हो सकता है कि जिस तरह हम उनकी मौसीकी से बन जाते हैं, लता भी बन गई होगी, वो भी सरअंगेज़ हो गई होगी। अब वो शादी क्यों नहीं हो सकी इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन एक अजीबोगरीब ख़्याल मेरे ज़हन में आया कि अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो आप जानिए कि उनके बच्चे कैसे सुरीले पैदा होते हैं। मौसीकी से शगफ़ रखने वाले जो एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, उनका कहना है कि बर्रे सग़ीर की जो मेल सिंगिंग है
यानी मर्दाना गायकी जो है उसमें 3 बड़े अदवार। पहला दौर है सहगल का, के.एल. सहगल का, जलंधर के रहने वाले थे, गम दिए मुस्तकिल। उनके तमाम गीत, एक बंगला बने न्यारा और जब दिल ही टूट गया, या शाहजहां के गाने, वो सबको पता है कौन से हैं, बल्कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर की तरतीब दी हुई धुनों पे भी फिल्म परवाना में उनका गाना है। तो सहगल अब तक छाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि सहगल का दौर ख़त्म नहीं हुआ, दूसरे दौर आए हैं और सहगल का दौर भी साथ साथ चल रहा है। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि एक अफ़गानिस्तान के सिंगर थे नाशनास, हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी आवाज़ जो थी सहगल से मिलती थी। और आगे उनकी बेटियाँ एक या उनकी कोई अजीज़ा हैं, वो भी यही गाती हैं और इसी अंदाज़ में गाती हैं। अच्छा, सहगल की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये भी है कि एक दफ़ा लाहौर में सहगल के हवाले से एक म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस हुई। वो टिकट लेके जो लोग जाते हैं तो बड़ी पब्लिक पहुंची। सहगल साहब जो थे वो ज़रा और मिजाज के थे, कहीं थे और किसी और ही तरंग में थे, ना पहुँचे और देर से पहुंचना था उन्हें। चुनांचे वहाँ पे सिर्फ वो कहते हैं ना टाइम पास करने के लिए, ताकि लोगों का दिल लगा रहे, एक छोटे से लड़के को लाया गया। वो लड़के ने ऐसी ताने लगाई, ऐसी गायकी का मुजाहरा किया कि लोग अश कर उठे। और वो लड़का था मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी ने पहली मर्तबा सहगल साहब के एजाज़ में होने वाली जो कॉन्सर्ट था उसमें गाया। दूसरा दौर जो है वो मोहम्मद रफ़ी का ही है। मोहम्मद रफ़ी की कोई ख़ास पहचान हम कह ही नहीं सकते, यानी उन्होंने हर सूरत हर रंग में गाया और ऐसी ऐसी चीज़ें गाई कि उनकी सिलेक्शन जो है नामुमकिन है। मसलन जो सीरियस मौसीकी, आप उनको जानते ही हैं कि जिस तरह उन्होंने भजन गाए, बल्कि एक दफ़ा उनका एक बड़ा मशहूर भजन है मन तड़पत हरी वो क्या दर्शन को आज, तो वो इतना मकबूल हुआ कि कलकत्ते से 2 हिंदू जो ब्राह्मण थे वो स्पेशली आए बॉम्बे कि हम उस महान कलाकार के पाँव चूमना चाहते हैं। और उनका ख्याल था कि वो हिंदू है, क्योंकि जिस रग़बत से और जिस अक़ीदत से उन्होंने गाया, वहाँ आके उन्हें मालूम हुआ कि वो मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद रफ़ी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके जो मौसीकार हैं वो भी मुसलमान हैं, उनका नाम नौशाद है, और इसको लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी। तो ये ऐसे लोग थे। रफ़ी की एक आवाज़ उधर आप देखें जो एक्सट्रीम पे है गायकी की, बल्कि बैजो बावरा का गाना गाते हुए कहा जाता है कि उनका गला जो था वो फट गया था, उसमें सुकून आया था। वो आहंग की इतनी बुलंदी मुमकिन ही नहीं थी जहाँ तक वो ले गए। और नहायत ही परहेज़गार आदमी, नहायत ही नफीस शख्स थे। मैंने सिवाय उनकी तौसीफ़ की और कुछ नहीं सुना आज तक। उनका किरदार जिस किस्म था, और बहुत परहेज़गार शख्स थे। तो एक तरफ तो वो था, और दूसरी तरफ जो शोख मौसीकी थी, जब वो फौत हुए तो शशि कपूर ने कहा कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि शशि कपूर की फिल्मों में वो गाते थे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे वगैरह वगैरह, यानी वो एक्सट्रीम पे थे। एक दौर वो था। तीसरा दौर जो था वही उस गारत गरे होश का था, जो होश को गारत कर देता है, और उसका नाम है मेहदी हसन। और ये दौर अब भी चल रहा है। मेहदी हसन की गायकी के हवाले से मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, मेरे बहुत पसंदीदा गुलकारों में से हैं नूरजहाँ के अलावा। और उनकी भी ये नामुमकिन है कि इंतखाब किया जाए। वैसे जितने भी 3-4 प्रोग्राम मैंने उनके साथ किए, हमेशा मुझे कहते थे कि तार साहब गीतों का या गज़लों का इंतखाब आपने करना है, मैंने नहीं करना। तो मैंने कहा सर ये आपकी मर्ज़ी है। कहने लगे नहीं, होता ये है कि जो प्रोड्यूसर है या बाकी लोग हैं वो मुझे यूजुअल चीज़ें गाने को कहते हैं, आप हमेशा कोई ना कोई अलग चीज़ मुझसे सुनते। तो बाहर तो वो मैं इंतखाब करता था, और उनके साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। मसलन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि ग़ुलाम अली के साथ थोड़ा सा उनका हो गया,
जब उन्होंने कहा गुलाम अली को कि भाई आपको तो पकी पकाई मिल गई, उनका मतलब ये था कि गुलाम अली के इर्द गिर्द बहुत ह्यूज उस्ताद, बड़े गुलाम अली ख़ान, बरकत अली ख़ान, इतने जाइंट थे मौसीकी के, लेकिन इनके नहीं थे उस हिसाब से। उनके भाई भी थे मौसीकार मेहदी के, लेकिन जब ये पाकिस्तान आए हैं तो बड़ी कस्मोपुरसी में आए और पहले बहालपुर, चीटा वतनी वगैरह में रहे और वहाँ पे मोटर मैकेनिक भी रहे, कोई ट्रैक्टर ठीक करते रहे। तो इसके बारे में मैं बहुत इंटरेस्ट थी मुझे कि भाई, मैंने कहा जी अच्छा इसका क्या गायकी का क्या है। कहने लगे नहीं बस वो मेहनत करते थे। मैंने कहा नहीं सर, इसमें है एक चीज़। मसलन जब कार जो है उसको आप ट्यूनिंग करते हैं तो जो माहिर मिस्त्री है ना, वो कान लगा के सुनता है और वो बता सकता है कि इसकी ट्यूनिंग सही हुई है और इसके तमाम कल पुर्जे सही चल रहे हैं। तो वहाँ से सुर की पहचान होती है। तो मेरा ख्याल कि सुर की पहचान आपने कारों को ट्यून करते हुए पाई है। कहने लगे हाँ, वो मैं मुख्तलिफ रेडियो ये सच भी हो सकता है। और एक और बात मुझे याद आ गई, अब मेहदी हसन साहब की तो बहुत सारी बातें कि मुझे भी बात करते हुए यहाँ भी ऐसा होता है कि हम भी बोलते चले जाते हैं, अगरचे गाते नहीं, लेकिन हमें खराश आ जाती या गला। तो मैंने कहा मेहदी साहब आप सारी सारी रात गाते हैं, आपके गले को कुछ नहीं होता। तो कहने लगे कि आप दो चीज़ें नोट की। एक तो उन्होंने मुझे एक सफूफ सा दिया कि ये थोड़ा सा खा लिया कीजिए प्रोग्राम करने से पहले, और दूसरा लौंग ज़रूर जेब में रखिए। और लौंग जो है बहुत मुफीद होता है गले के लिए। ख़वातीन और हज़रात, अभी मेरी जेब में एक लौंग मौजूद है मेहदी हसन के हवाले से। तो उनके साथ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया बहुत सारी नशिस्तें हुई। एक यादगार जो नशिस्त हुई वो जलालपुर जटा में हुई। वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे मुश्ताक, उनके भाई की शादी थी, उन्होंने इनवाइट किया मेहदी हसन को। अब मैं भी ऑब्वियसली इनवाइटेड था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इन्हें जानते हैं तो आप ज़रा इनकी देखभाल कर दीजिए। तो मैंने उनकी जो भी देखभाल हो सकती थी, मुझे देखकर बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ बैठेंगे स्टेज पे। स्टेज नहीं था, मतलब वो दालान सा था, वो ज़मीन पे ही कालीन बिछा हुआ। वहाँ उन्होंने गाना शुरू किया और मैं कुछ उसमें अपने तरफ से भी ऐड करता चला गया। और यकीन कीजिए, ये बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने हवाला दिया कि एक दहकानी इलाका है जलालपुर जटा, अब ज़रा एडवांस हो गया, लेकिन उस ज़माने में बिल्कुल एक आम बड़ा विलेज था और इर्द गिर्द जो लोग जमा थे, कुछ तो बारात वाले थे, लेकिन बाकी सारे मज़दूर, किसान, बढ़ई, जो आम मजदूरी करने वाले लोग हैं वो सुनने आए हुए। और वो कोठों पे चढ़े हुए थे और कोई दरख्तों पे बैठा हुआ है। और मेहदी हसन का कहना है कि वहाँ से किसी दरख्त से या कोठे से कोई आम बंदा, तहमत पहना हुआ, बिल्कुल देसी बंदा है, वो ऐसी फरमाइश कर देता था कि मैं हैरान रह जाता था कि ये लोग इतना सुनते हैं और इतना अच्छा सुनते हैं। चुनांचे सुबह तक वो गाते रहे और उनके खराश नहीं आई और बड़ी एक शानदार महफिल हुई। तेरे नाम मौसीकी का प्रोग्राम था और उसमें मेहदी हसन साहब तशरीफ़ लाए थे। अयूब खावर ने इसे प्रोड्यूस किया, उनकी अहलिया भी साथ थी। हम इंसिस्ट करते थे कि अहलिया के साथ आएँ, और इतनी सादा सी खातून, लगता था कि थर से सीधी चली आ रही हैं। अच्छा, एक बात मेहदी हसन ने वहाँ पे की और उन्होंने कहा कि मैं बाहर के मुल्कों में कहीं था तो वहाँ के कुछ मौसीकार थे, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया, तो कहने लगे कि जी हम आना चाहते हैं पाकिस्तान। तो मैंने कहा कि आप ज़रूर आइए, लेकिन लाहौर ना आइएगा। उनका क्यों? तो मैंने उन्हें कहा कि लाहौर जो है वो बड़ा बारीक सुनने वाला है। लाहौर फैसला करता है कि कौन सा बड़ा मौसीकार है। जिस तरह मैं कहा करता हूँ कि जब तक कि लाहौर की मोहर ना लगे तब तक कोई बंदा बड़ा गुलकार या बड़ा मुसन्निफ या बड़ा शायर नहीं हो सकता। और ये मेहदी हसन ने भी कहा कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा रियाज़ करना है तो लाहौर जाकर करो, वहाँ तुम्हारी परवरिश होगी। मेहदी हसन साहब ने इतना कुछ गाया, लेकिन मेरे जो एक है ना जादू जो कर देता है एक नगमा, अपना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत सारी चीज़ें उनकी, गोरी सोए सेज पे, सर पे डारे केस, चल खुसरो घर अपने, सांझ पे चौदेस, और वो है गज़ल जो है, खबरम रसीद इमशब के निगार खाही आमद,
और बर मन फ़िदाए राहे के सवार खाही आमद। और ये बड़ा मशहूर है कि बलबम रसीदा जानम तू बया के जिंदा मानम पसदा के मन न मानम बचे कार खोही आमद। अरे मैं मर गया तो फिर तुम आए तो फिर क्या आए खबरम।